ये वो भारतीय राजवंश है जिसका इतिहास हमसे जानबूझकर छुपाया गया। इतिहास की किताबों से इसका नाम गायब है। वजह जो भी हो, पर अगर आज की यूथ और हमारी ये जनरेशन इसके बारे में नहीं जानती तो ये हमारी गलती है। इसलिए देखिए पूरा वीडियो और जानिए अगले कुछ मिनटों में भारत के एक बेहद वैभवशाली साम्राज्य, एक राजवंश, कारकोट राजवंश के बारे में सब कुछ। और साथ ही जानिए भारत के आज तक के सबसे महान राजाओं में से एक ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, कारकोट राजवंश, जिसे कारकोट कायस्थ राजवंश भी कहते हैं, उसका इतिहास जानने के लिए हमें जाना होगा 8वीं और 7वीं शताब्दी में। तो कारकोट राजवंश का शासन चलता था कश्मीर और उत्तर भारत के साथ एक बड़े इलाके पे। और दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताने वाला, कुछ यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ लोकप्रियता और व्यूज के लिए। और जिसे वाकई इतिहास माना जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो 7वीं सदी की शुरुआत में दुर्लभवर्धन नाम के एक व्यक्ति हुए। वो किसी बड़े राजवंश से तो नहीं थे और कश्मीर का जो गोनंद राजवंश था उसके आखिरी राजा जो थे बलादित्य, वो उनके लिए काम करते थे। बलादित्य ने अपनी बेटी अनंग लेखा की शादी दुर्लभवर्धन से करवा दी और साल 625 में दुर्लभवर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की। माना जाता है कि दुर्लभवर्धन कायस्थ थे, इसीलिए इनके इस वंश को कारकोट कायस्थ राजवंश भी कहते हैं। वही कायस्थ जिन्हें जाना जाता है अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए। अब कारकोट राजवंश ने कश्मीर से अपने शासन को फैलाना शुरू किया, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था पे काम करना शुरू किया और इनके शासनकाल में कश्मीर संस्कृति, ज्ञान और विद्या का केंद्र बना। दुर्लभवर्धन अपने शासनकाल में एक बड़े क्षेत्र को संभालते थे, जिसमें शामिल था आज का कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जो आज पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। यानी एक बहुत बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में था। इनका रूल चला लगभग 36 साल। दुर्लभवर्धन के बेटे हुए दुर्लभक, जो लगभग 662 में कारकोट राजा बने। इनके काल की विशेषता ये थी कि इन्होंने अपने पड़ोसी देशों से व्यापार को और बढ़ावा दिया और इनके वक्त में कई सारे अग्रहर बसाए गए। अग्रहर यानी वो जमीन कहलाती थी जो पुराने वक्त के राजा ब्राह्मणों को दे दिया करते थे और उस जमीन से जो आमदनी आती थी उसे ब्राह्मण तीर्थ स्थानों और मंदिरों की देखरेख में लगाते थे। साथ ही अपना जीवन यापन भी वो ब्राह्मण उस आमदनी से ही करते थे। राजा दुर्लभक ने कारकोट राजवंश का जो पूरा क्षेत्र था उस पे लगभग 50 सालों तक रूल किया, जो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। और साल 712 में इनकी मृत्यु हुई। अब बात कारकोट राजवंश के सबसे महान राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में। पर उनके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं चंद्रपीड़ और तारापीड़ के बारे में। तो राजा दुर्लभक के हुए 3 बेटे, चंद्रपीड़, तारापीड़ और ललितादित्य मुक्तपीड़। जब साल 712 में राजा दुर्लभक की मृत्यु हुई तो गद्दी पे बैठे उनके बेटे चंद्रपीड़। इनका उल्लेख चीन की जो टैंग डायनेस्टी का इतिहास है उसमें भी मिलता है। दरअसल इन्होंने जो उस वक्त चीन के राजा थे हुआनजोंग, उनके पास अपना राजदूत भेजा सहायता मांगने के लिए। इन्हें सहायता चाहिए थी अरबी हमलावरों के खिलाफ, जो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के अंडर आए थे। पर जब चाइना से इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली तो इन्होंने खुद अपने राज्य की रक्षा की अरबी हमलावरों से। साल 720 में चाइनीज राजा हुआनजोंग ने चंद्रपीड़ को किंग ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर के राजा की उपाधि दी और इसी के साथ टैंग डायनेस्टी और कारकोट राजवंश के बीच कूटनीतिक रिश्तों की एक अच्छी शुरुआत हो गई। दोस्तों, चचनामा नाम की एक ऐतिहासिक पुस्तक में एक पत्र का वर्णन है, जिसमें सिंध के राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को लिखते हैं कि कश्मीर के राजा की चौखट पे हिंद का हर राजा अपना सिर रखता है। अब लोग मानते हैं कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि ललितादित्य मुक्तपीड़ ही थे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक तो राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी साल 712 में और मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई थी साल 715 में। वहीं ललितादित्य मुक्तपीड़ राजा ही बने थे साल 724 में। इसलिए जहां तक मुझे लगता है ये जो राजा थे जिनका जिक्र राजा दाहिर ने किया था अपने पत्र में, या तो वो राजा दुर्लभक रहे होंगे या फिर राजा चंद्रपीड़ यानी ललितादित्य मुक्तपीड़ के बड़े भाई। हालांकि कलहण ने जो राज तरंगिनी लिखी है
जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, उसमें कलहण लिखते हैं कि ललितादित्य मुक्तपीड़ का जो शासन था वो साल 700 से 736 तक चला था। इसलिए एक लिहाज से ये जो पत्र है, इसमें कह सकते हैं कि जो वर्णन किया राजा दाहिर ने वो ललितादित्य मुक्तपीड़ ही थे। 8 सालों के रूल के बाद साल 720 में चंद्रपीड़ की मृत्यु हुई और गद्दी पर बैठे तारापीड़। तारापीड़ का शासन सिर्फ 4 सालों तक चला और इन 4 सालों में उसने काफी क्रूरता से शासन चलाया और साल 724 में राजा बने ललितादित्य मुक्तपीड़, जो करकोट राजवंश के साथ साथ हमारे इतिहास के आज तक के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं। अब हमारे इतिहास में भले ही इनका जिक्र बहुत कम हो या फिर मुख्य तौर पर सिर्फ कलहण की राज तरंगिनी में हो, पर इनका उल्लेख हमें चीन के इतिहास में जरूर मिलता है। ललितादित्य मुक्तपीड़ को भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई इलाकों को जीतने का श्रेय मिलता है। इन्होंने तुर्कों, कंबोजों और तिब्बतियों सहित पहाड़ों की कई जनजातियों को हराकर अपने राज्य को संगठित किया, मजबूत किया। इन्होंने श्रीनगर के साथ साथ परिहासपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। ईरानी विद्वान अल-बरूनी लिखते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वो ललितादित्य मुक्तपीड़ की याद में हर साल एक खास दिन को एक जलसे, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। साथ ही वो मानते हैं कि ललितादित्य मुक्तपीड़ वो राजा थे जिन्होंने तुर्कों को हराया और सारी दुनिया पर शासन किया। जाहिर है यहाँ पर सारी दुनिया का मतलब वाकई में सारी दुनिया नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्र से होगा। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने 740 के आसपास कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया और जो बंगाल के गौड़ वंश के राजा थे उन्हें हराकर बंगाल को जीता। वहीं ये भी कहते हैं कि जो गौड़ वंश के राजा थे उन्होंने बिना युद्ध किए ही ललितादित्य मुक्तपीड़ के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ये दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और वहां पर भी अपनी जीत दर्ज कराई। इसी के साथ इन्होंने कश्मीर में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ललितादित्य मुक्तपीड़ का शासन चला लगभग 36 सालों तक। साल 760 के आसपास इनकी मृत्यु हुई और राजा बने इनके बेटे कुवलय पीड़, जिनके बाद राजा बने ललितादित्य के ही दूसरे बेटे वज्रादित्य। इसके बाद इस वंश के जो मुख्य राजा हुए वो हुए वज्रादित्य के बेटे जयपीड़। इन्हीं के शासनकाल में सिंधु नदी का जो एरिया था वहां से और दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण थे वो आकर कश्मीर में बसे। इतिहास में जयपीड़ की जो छवि है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कहते हैं इन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर काफी भारी टैक्स लगाया, काफी भारी कर लगाया और इनके जो संबंध थे वो भी अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसी के साथ कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने इन्हें श्राप दिया और वो श्राप ही इनकी मृत्यु का कारण बना। फिर राजा बने जयपीड़ के बेटे ललितपीड़ और फिर जयपीड़ के दूसरे बेटे संग्रामपीड़ द्वितीय। ललितपीड़ का एक बेटा था थिप्पट जयपीड़ या बृहस्पति। अब बृहस्पति की कम उम्र के कारण राज्य का जो शासन था वो संभालते थे इनके 5 मामा, यानी इनकी मां जया देवी के 5 भाई, और जो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे राज्य के लिए। कुछ सालों के रूल के बाद बृहस्पति की हत्या कर दी गई। इसी के साथ कारकोट राजवंश, कारकोट साम्राज्य का जो शासन था वो ढीला पड़ने लगा। अलग अलग क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बृहस्पति के जो 5 मामा थे उनमें से एक थे उत्पल, जिनके पोते हुए अवंती वर्मन। अब इन्हीं अवंती वर्मन ने करकोट राजवंश के आखिरी राजा उत्पल पीड़ को गद्दी से हटाया और खुद शासन संभाला और साल 855 में उत्पल वंश, जो आगे चलकर कश्मीर का एक बड़ा राजवंश बना, उसकी स्थापना की और इस तरह कारकोट राजवंश, कारकोट साम्राज्य का अंत हुआ। बात करें इस राजवंश की कुछ उपलब्धियों की या कुछ ऐसे कार्यों की जो इन्होंने किया, तो इनके शासनकाल में कश्मीर में शिल्पकला, मूर्तिकला और साहित्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और मंदिरों, तीर्थों और शहरों का निर्माण किया गया, उन्हें बसाया गया। इनमें से ज़्यादातर मंदिर तो समय के साथ नष्ट हो गए या उन्हें नष्ट कर दिया गया, सिवाय एक मंदिर के। मार्तंड सूर्य मंदिर को बनवाया था ललितादित्य मुक्तपीड़ ने साल 725 से 756 के बीच। और जब कश्मीर में 14वीं सदी में शाह मीर वंश की हुकूमत थी, तो इस वंश के सिकंदर शाह मीरी, जिसे इतिहास में सिकंदर बुत शिकन भी कहते हैं, उसने मार्तंड सूर्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और उसे तुड़वा दिया।
इसके अवशेष, इसके खंडहर आप आज भी कश्मीर के अनंतनाग में देख सकते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है या हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनवाया तो ललितादित्य मुक्तपीड़ ने था, पर कहते हैं कि इसकी जो नींव है वो ललितादित्य मुक्तपीड़ के शासन के भी 300 से 400 साल पुरानी है। चाइनीज, गुप्त और गांधारन वास्तुकला से निर्मित ये मंदिर आज एक खंडहर और भारत की संस्कृति का प्रतीक है, जिसे इतिहास में इतने हमलों के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका। अगर ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही ये भी कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।